कायर भी हैरानी के साथ पूछता है, कैसा धोखा? अभिमन्यु अपने में ही लगा हुआ था। उसे कुछ ख्याल ही नहीं था कि कायर और युग उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अभिमन्यु अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कछुआ हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तूने ये क्या लगा के रखा हुआ है? कछुए ने क्या धोखा दिया? उसे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था? आखिर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहेगा। कायर अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अभिमन्यु देख, पहले तो तू ना गुस्सा करना छोड़। मुझे पता है तेरा गुस्सा बहुत खराब है। अभिमन्यु फिर गुस्से से कहता है, यार कछुए ने गुस्सा दिलाने वाला काम ही किया है तो क्या करूं मैं? कायर समझ जाता है कि उसे पहले अभिमन्यु का गुस्सा शांत करवाना होगा, इसलिए वो बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, तो रुक, मैं अभी किचन से आता हूँ। युग बिचकते हुए कायर से पूछता है, अब तू किचन क्यों जा रहा है? कायर जवाब देता है, बस 2 मिनट रुक, तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर कायर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ दिलीप हवेली के बाहर जिप्सी के पास खड़ा हुआ था। रात होने के कारण आसपास अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर दिलीप के अलावा कोई और नहीं था। दिलीप अपना फोन निकालता है और किसी को फोन करने लग जाता है। दिलीप फोन पर बात करते हुए कहता है, इंतजाम हो गया है? अच्छा, पता है ना, इस बार 1 जोड़ी नहीं पूरे 6 जोड़ी चाहिए। हाँ, आ ही रहे हैं, तब तक तैयार रखना, देरी नहीं होनी चाहिए, बस कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिलीप फोन पर बात ही कर रहा था कि हवेली के अंदर से सुदेश बाहर आ जाता है। सुदेश ने अपने पीछे काला बैग टांगा हुआ था। सुदेश दिलीप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुदेश को देखकर दिलीप अपना फोन रखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, गोटियां तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर दिलीप अपना फोन वापस से अपने कुर्ते में रख देता है। दिलीप के फोन रखते ही सुदेश बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, आप तैयार हैं जीजा जी? दिलीप सुदेश पर चिढ़ते हुए कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तू ही तैयार नहीं था। इतना क्या तैयार हो रहा था तू कोई शादी वादी में नहीं जा रहा, मायाधारी की माया नगरी में जा रहा है। पिछली बार गया था तो पता चल ही गया होगा कि उसकी माया नगरी में क्या क्या माया होती है। जैसे जैसे दिलीप उससे बात बोलता है, उसे पिछली बार की सारी बातें रिमाइंड हो जाती हैं कि उसके साथ माया नगरी में क्या हुआ था। सुदेश खौफ के साथ कहता है, हाँ जीजा जी, पता है, माया नगरी में जाना भी मतलब खुद माया के जाल में फंसना ही है। दिलीप जिप्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, चल अब जल्दी से बैठ जिप्सी में, वैसे ही पहले ही देर हो गई है। सुदेश दिलीप को ड्राइविंग सीट में बैठने से मना करते हुए कहता है, अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चलाता हूँ ना जिप्सी। दिलीप जिप्सी चालू करते हुए कहता है, तो चुपचाप बगल में ही बैठ। तुझे क्या लगता है मुझे जिप्सी चलानी नहीं आती या फिर मैं जिप्सी कहीं भिड़ा दूंगा? अरे नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो मुझसे भी अच्छी जिप्सी चलानी आती है। वो तो मैं इसलिए बोल रहा था ताकि आपको आराम मिल जाए। यहाँ पर यक्षी ने एक एक पल सांस लेना मुश्किल कर दिया और तुझे आराम की पड़ी है। सुदेश दिलीप को ही देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता है। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी बैठ जिप्सी में। सुदेश फटाक से जिप्सी में बैठ जाता है। सुदेश दिलीप को देखकर अचंभित था क्योंकि उसने आज तक दिलीप को जिप्सी चलाते हुए नहीं देखा था। हमेशा या तो वो जिप्सी चलाता था या फिर बल्लू काका। दिलीप जिप्सी चला रहा था और सुदेश उसके बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। सुदेश दिलीप से पूछता है, वैसे जीजा जी हम जा कहाँ रहे हैं? दिलीप जिप्सी चलाते हुए जवाब देता है, तुझे बोला था ना मायाधारी के लिए उसका सामान लेने जाना है। हाँ जीजा जी, पर वही तो पूछ रहा हूँ, सामान लेने कहाँ जा रहे हैं? हमें वो आंखें कहाँ? सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप उसे बीच में टोकते हुए कहता है, कुछ देर अपना मुंह बंद करके रख, थोड़ी देर बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सुन ले, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये तेरे और मेरे बीच में रहना चाहिए। सुदेश वापस से चुपचाप बैठ जाता है, पर उसके मन में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर दिलीप आंखें लेने के लिए कहाँ जा रहा था, उसके आने से पहले दिलीप किससे बात कर रहा था और उसके आते ही फोन क्यों कट कर दिया था। एक सुनसान सड़क को चीरते हुए उनकी जिप्सी आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दिलीप जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जिप्सी को रोक देता है। जब जिप्सी रुकती है तो आसपास के इलाके को देखकर सुदेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुदेश हकलाते हुए कहता है, जीजा जी, आपको नहीं लगता आपने गलत जगह जिप्सी रोक दी? दिलीप बिलखते हुए कहता है, अरे कामचोर, मैंने सही जगह जिप्सी रोकी है, हमें मायाधारी जी का सामान यही मिलेगा। सुदेश कांपते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यहाँ से जीजा जी? दिलीप जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसी चीजें दुकान पर थोड़ी पड़ी मिलती हैं, उनके लिए यहीं पर आना पड़ता है। सुदेश डरते डरते जिप्सी से नीचे उतर जाता है। दिलीप ने कहीं और नहीं बल्कि मेहंदी पथार के शमशान के सामने जिप्सी रोकी थी, जो कि सुनसान पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में उन दोनों के सिवा वहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
दिलीप और सुदेश आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम शमशान के अंदर बढ़ाने लग जाते हैं। सुदेश शमशान के अंदर कदम बढ़ाते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि जीजा जी को यहाँ पर किसकी आंखें मिल जाएगी। शमशान के अंदर केयर टेकर की झोपड़ी बनी हुई थी। वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। झोपड़ी के अंदर 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी कमरे के अंदर फैली हुई थी। कमरे के अंदर कुछ थूकने की आवाजें आ रही थी, जैसे तब आती है जब बकरे का मांस काटा जाता है। जब सुदेश और दिलीप कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर एक हट्टा कट्टा मोटा काला आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। वो आदमी किसी हैवान की तरह लग रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मोटे मोटे हाथ, उसकी तोंद भी निकली हुई थी। उस आदमी के सामने 6 स्टूल रखे हुए थे, जिन पर 6 लाशें नग्नावस्था में रखी हुई थी। उन 6 लाशों में से 5 लाशों की आंखें निकाल ली गई थी, बस एक लाश की बची हुई थी। जिन 5 लाशों की आंखें निकाल ली गई थी, उनकी आंखों की जगह खून जम चुका था। वो आदमी दिलीप की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहता है, तो आ गए सेठ जी आप? दिलीप गुस्से में कहता है, हाँ मैं तो आ गया, पर ये क्या, तुमने अभी तक सामान तैयार करके क्यों नहीं रखा है? वो आदमी कहता है, अरे सेठ जी आपका ही तो काम कर रहा हूँ मैं। वो क्या है ना, आखिरी लाश लाने में देरी हो गई, वरना आपका काम तो कब का हो जाता है। आप तो ये समझिए कि छठी लाश यहाँ पर आई नहीं, बल्कि लाई गई है, वो भी बहुत मुश्किल से मिली है, वरना आपको बस 5 जोड़ी कोठियां ही मिलती। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब देरी मत कर, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला। वो आदमी छठी लाश के पास जाता है और अपने भारी हाथ उस लाश की राइट आंख के अंदर घुसाने लग जाता है। उस आदमी के हाथों में इतनी ताकत थी कि उसके हाथ उस लाश के अंदर घुस जाते हैं और देखते ही देखते उस लाश की आंखों में से खून निकलने लग जाता है। ये सब देखकर सुदेश दंग रह गया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। दिलीप को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब देखने की उसकी पहले से ही आदत थी। वो आदमी झट से उस लाश के अंदर हाथ घुसाता है और उसकी आंख बाहर निकाल लेता है। इसी तरह वो उसकी लाश की दूसरी आंख भी बाहर निकाल लेता है और उसके दोनों ही हाथों में लबालब खून भरा हुआ था। टेबल पर ही 10 और आंखें रखी हुई थी। वो आदमी उन आंखों को अपने हाथ में उठाता है और दिलीप के पास जाने लग जाता है। वो आदमी दिलीप से कहता है, ये लीजिए आपकी पूरी 6 जोड़ी कोठियां। दिलीप सुदेश को वो आंखें रखने का इशारा देता है। सुदेश अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को डरते डरते आगे करने लग जाता है। वो मोटा आदमी 2-2 के सेट में वो आंखें सुदेश के हाथ में डालते हुए कहता है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। जैसे जैसे वो आंखें सुदेश के हाथों में गिरती जा रही थी, उसे अपने हाथ देखने में घिन आते जा रही थी। उसके हाथ भी खून से सन चुके थे। वो मोटा आदमी कहता है, 5 जोड़ी और ये हो गई पूरी 6 जोड़ी कोठियां। अब निकालिए मेरा माल। दिलीप अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से 2000 के नोटों की 2 गड्डियां निकालता है, जिसमें करीब एक गड्डी में 100 नोट होंगे। उन गड्डियों को उस आदमी के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये लो रखो इसे, बाकी की मैं पहले ही दे चुका हूँ। वो आदमी अपने दोनों हाथों से उन गड्डियों को थामते हुए कहता है, ये हुई ना बात, कोई और सेवा हो तो जरूर बताना। सुदेश और दिलीप वो आंखें लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। अभी वो दोनों शमशान से बाहर निकले ही थे कि तभी सुदेश घबराते हुए दिलीप से कहता है, ये गलत है ये जीजा जी। दिलीप सुदेश को समझाते हुए कहता है, इस दुनिया में कुछ गलत नहीं है, समझा, बस हमें हमारा काम निकालना आना चाहिए, चाहे वो फिर सीधे तरीके से हो या फिर टेढ़े। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, जीजा जी, जिन लाशों की हमने आंखें निकलवाई, उनके परिवार वालों को पता चल गया तो, और उन्होंने पुलिस केस कर दिया तो? अरे पुलिस केस तो तब होगा ना जब इन लाशों का कोई परिवार होगा। सुदेश चलते चलते रुक जाता है और रुककर पूछता है, परिवार नहीं है मतलब जीजा जी? मतलब ये कि ये लावारिस लाशें हैं। इस शमशान में कई लाशें वो आती हैं जिनकी कोई आहुति देने वाला नहीं होता है, कई भिखारियों की होती हैं तो कई उनकी जो हादसे में मारे जाते हैं, जिसे ये आदमी जलाता है, पर जलाने से पहले ये शरीर के अंगों को बेच देता है। इसे क्या पता चलने वाला है। चल अब तो ये सब छोड़ और मायाधारी को लेने के लिए निकल।